आवाज क्लियरली आ रही है? बंदा भी नजर आ रहा है तो बड़ा सा बंदा नजर आ जाएगा। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस इंडक्शन सेशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आप लोगों के लिए सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है क्योंकि आप में से 100% लोग कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट देख चुके होंगे। अब वो फर्म का ख्वाब देख रहे होंगे। 2 साल से वो जो सुनते आ रहे थे कि रगड़ा लगता है, परेशानियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, वो दौर अब फाइनली आने वाला है। ऐसा ही है, एक बंदा वो परेशानी वाले आलम में होते हैं। यूनिवर्सिटी में वो एक डायलॉग था 3 इडियट्स का कि आपकी पढ़ाई खत्म होने से पहले जॉब्स आपके हाथ में होंगी। तो हम लोग भी उसी अब स्टेज पर आ चुके हैं कि हमें अपनी आर्टिकलशिप को ढूंढना है। हमारे एक सीनियर के साथ बड़ा अच्छा वाकया हुआ था। फर्ग्यूसन वाज एट IIH चंडीगढ़ रोड। मैंने अपनी आर्टिकल्स वहां से की तो हमारे एक सीनियर तकरीबन कोई रात के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो अपने क्लाइंट से या कहीं से फारिग होकर निकल रहे थे। तो चंडीगढ़ रोड पे सिंध पुलिस हमारी हिफाजत के लिए खड़ी होती है। कुछ भी ऐसा हो जाए, कुछ हो जाए, सिंध पुलिस वहां खड़ी होती है, बोलती है हर दम चाको चौबंद आपके लिए तैयार। वो हमारे सीनियर बेचारे बाइक पे जा रहे थे, उनको रोक लिया। बाइक पे रोक के बोला कहाँ से आ रहे हो? उसने बोला दफ्तर से आ रहा हूँ। तो कहा क्या काम करते हो? बोला मैं ऑडिटर हूँ। तो कहा कौन से अखबार के? तो बेसिकली आर्टिकलशिप का दौर ये वाला दौर होता है। हम जब आर्टिकल्स में पहली दफा एंटर हुए थे तो हमारे सीनियर्स ने बताया था कि यार अब तुम दिन रात का फर्क, सुबह शाम का फर्क, संडे मंडे का फर्क, घर वाले बाहर वालों का फर्क, ये खत्म कर दो अपनी जिंदगी में। ऑल इन ऑल आपने अपनी आर्टिकल्स का हो जाना है, आपने अपने काम का हो जाना है। और हुआ भी इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। आई रिमेंबर एक क्लाइंट पर मेरी पोस्टिंग हुई जनवरी 2015। मैं भूल नहीं सकता, मैं जून की 19 तारीख को वहां से फारिग हुआ। जुम्मे का दिन था, मैंने 2 नफल एक्स्ट्रा पढ़े। तो जुम्मे में सुन्नत नहीं पढ़ते, फौरन से भागते, भाई ने नफल अदा किए उस दिन। यार मेरी जान छूटी है इस क्लाइंट से। वो 5 महीने 5.5 6 महीने के क्लाइंट पे मुझे 400 से 450 घंटे का ओवर टाइम मिला। एक एक्सीडेंट हुआ, 15 दिन की छुट्टी हुई, तो भी वो ओवर टाइम खर्च नहीं हुआ। एंड में पैसे मिले उस ओवर टाइम के मुझे कि आपने इतना काम एक जॉब पे 6 महीने के अंदर किया था। तो ये बहरहाल आपका एक ऐसा ड्यूरेशन पीरियड होता है जिसमें आप जो पढ़ते हैं एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस करते हैं। और ट्रेनिंग हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, इंचार्ज हो, डायरेक्टर हो, कोई भी सवाल पूछना है ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी आदमी के पास आपका एक्सेस होता है। आप वहां जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। अभी तुम यहाँ से जिना टर्मिनल चले जाओ, एक स्टेप तक जा सकोगे, उसके बाद तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। और वो बंदा जी वो लकी सीमेंट का ऑडिट किया, ऑडिट ट्रेनी है, इस कमरे में भी घुस गया, उस कमरे में भी घुस गया, इससे भी पूछ लिया, उससे भी पूछ लिया। क्या है जी, वो गले में कार्ड लटका हुआ है कि जी ये ऑडिटर। अब तक खैर कार्ड लटकाने का फैशन खत्म हो गया, लेकिन बहरहाल इंडक्शन या आर्टिकलशिप वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपना सारा दिलो जान जो है वो लगा देते हैं। दिल तो खैर लगा हुआ ही होता है, जान लगा देते हैं। और बहरहाल जो है वो काम का पूरा एक जो प्रोसीजर और टाइम पीरियड, वो सारी चीजें होती हैं, वो काफी हद तक हमें हेल्प करती है। थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को जानने के लिए मैं 2 मिनट लूंगा और आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, ताकि पूरा सेशन जब मैं मॉडरेट करूं तो आई मेक श्योर कि जब मैं गेस्ट को बुलाऊं यहाँ पे बात करने के लिए, बाय द वे यहाँ पे 2 बहुत बड़ी हस्तियां आज गुफ्तगू करने आ रही हैं। एक यूसुफ आदिल की पार्टनर हैं और एक KPMG के पार्टनर है। तो जब वो आने वाले होंगे हम उन्हें पहले से बता देंगे कि यार दिस इज व्हाट आवर ऑडियंस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो कुछ सवालात आप लोगों के दिल में कि क्या जानने आए हैं आज के सेशन से? एनीवन हाथ रेस करेंगे, मैं आपको कॉल करूंगा, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल किसी के दिल में तो होगा, ये इंडक्शन होती क्या है? मैंने तो मॉड्यूल डी से पहले फर्ग्यूसन का नाम नहीं सुना था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता था बिग 4 फर्म्स क्या है, बस 3 मॉड्यूल में सुन लिया। चौथे में समझ आया कि हाँ यार ये बड़ी बला छोटी बला गेम में होता है, ऐसी बलाएं हैं जिससे आपको गुजरना है नॉकआउट करते हुए। कोई सवाल किसी के दिल में इंडक्शन से रिलेटेड कि क्या होता है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, हमें इंडस्ट्री में जाना चाहिए या फर्म में जाना चाहिए, ये सबके दिल में सवाल। आर्टिकलशिप में करते क्या है, पेपर कॉम्बिनेशन क्या चूज करना होगा, पढ़ाई किस तरीके से होगी, इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगी, CV किस तरीके से बनाई जाएगी, ये क्वेश्चन दिलो दिमाग में। CV कितने लोगों ने बना ली है? जबरदस्त यार, ये तो सर वैसे ही मतलब हम पाकिस्तानी अवाम को बुरा भला कहते हैं, प्रोएक्टिव अवाम। कुछ रिव्यू किए हैं, कैसी लगी? CV नहीं थी वो कहीं से भी अच्छी नहीं लगी। और कोई सवाल किसी के दिमाग में? ये तो कुछ जनरल क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूँ जी। हाँ, सीफे पढ़ने का टाइम किस तरीके से मैनेज होगा? और कोई सवाल किसी का? एनीवन? मैं पोर्ट कासिम पोस्ट हुआ था, ये तो संडे मंडे दिन रात के फर्क की बात कर रहा है। एक क्लाइंट के लिए मैं पोर्ट कासिम पोस्ट हुआ था, तो मुझे याद है वो उनकी बस निकलती थी, वैन, वो पोर्ट कासिम से निकलती थी। और ये RJ मॉल था ना हमारा जो पुराना कैंपस मिलीनियम मॉल, इससे थोड़ा आगे 2-3 मोबाइल मॉल आते हैं गुलशन चौरंगी के,
वो वहां ड्रॉप कर दे रात को 1:30 बजे, सुबह 7 बजे वैन मिले, उसके साथ आप पहुंचे पॉडकास्टिंग, 7 बजे मिलती थी तो 9 बजे तक पहुंचते थे, 8:30 तक। मेरे घर वालों ने कहा घर क्यों आता है भाई? मैंने कहा बात तो सही कर रहे हैं, रात को 1:30 बजे वो गुलशन चौरंगी पे वैन छोड़ रही है, सुबह 7 बजे दूसरी, तो घर आ क्यों रहा है आदमी? मैंने वहां पॉडकास्टिंग पे कंपनी थी, उनसे बात की कि भाई आपके पास में गेस्ट हाउस है? कहा सर जी आपके जैसे लोग आते हैं, 6 बंदों की टीम के लिए गेस्ट हाउस बुक कराया, 10 दिन हम वहीं रुक गए। मैंने कहा भाई 10 दिन जान लगाओ, काम खत्म करो, और खत्म करके एक दफा घर जाओ, घर वालों को लगे तो सही आया है, कोई चोर आया रात में सुबह निकल गया। इस तरीके की फीलिंग आती। तो वेरी नाइस क्वेश्चन। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? जी एक और। सर ऐसा हम क्या करें सीवी में? अभी हम अपनी सीवी में अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी लिख सकते हैं, ले दे के हमने कैफ के वही पेपर दिए जो सबने दिए हैं, हमने इंटरमीडिएट में खास प्रोजेक्ट वर्क थोड़ी किया है। स्कूल में तो सिर्फ प्रिंसिपल को हमारा नाम इसलिए याद होता था क्योंकि हम चौक बड़ी अच्छी मारते थे टीचर को, निशाना बहुत अच्छा था हमारा। और क्या लिखेंगे सीवी के अंदर? और कोई सवाल किसी का? एनीवन? लड़का इंग्लिश बोल रहा है, प्री इंडक्शन से पहले। हाँ कंप्लीट करो। इंडक्शन से पहले कौन कौन से कोर्सेज कर लें? कौन कौन से कोर्सेज कर लें? चलो जबरदस्त, ये भी अच्छा सवाल है। और कोई? एनीवन? ये बिल्कुल इसमें वाला सवाल पूछा है, क्या नाम था उस बंदे का? राजू रस्तोगी वाला। और किसी के मन में ये सवाल उठता है? चले जी, इसको भी एड्रेस करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये वाज़ेह फर्क है। अगर आपके पेपर्स रुक जाते हैं तो आप फर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं विद एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है कि वो आपको डे 1 पे निकाल देंगे, लेकिन मैं इसको ब्रीफ करूंगा, बहुत डिटेल में ब्रीफ करूंगा। और कोई सवाल किसी का? जी बेहतरीन, जबरदस्त। सर पूरी इंडक्शन प्रोसेस में मुझे सबसे ज्यादा जान कहाँ मारनी है? सिंपल सवाल तुम्हारा ये, सबसे ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट कौन सा है जो मेरी इंडक्शन के प्रोसेस को मेक श्योर करे कि यार वो स्मूथली गुजर जाएगा? और कोई सवाल किसी का? एनीवन? कोई भी क्वेश्चन? क्या ढूंढ रहा होता है? क्या ढूंढ रहा होता है? बिल्कुल सर, वो जो शक्ल पे ढूंढ रहा होता है हम वो लगा के चले जाते हैं, इंडक्शन मिल जाएगी हमें। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? तो चलो कम से कम तुम लोगों ने इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें बाकायदा तौर पर एक डर नुमाया हो रहा है कि यार ये वाली चीज कैसे होगी, फला चीज कैसे होगी। और कोई सवाल किसी का? थोड़ा सा ऑडियंस समझ में आ जाए। मैं चलो एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। सर फॉर्म वाले जो है वो के अलावा जो बच्चों में क्या क्वालिटीज या चीजें देख रहे हैं कि वो मतलब डिस्टिंग्विश करे बाकी से? कौन सी क्वालिटी सर उनके अंदर देख रहे हैं? क्योंकि सारे ही कैफ किए हुए हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, कोई चश्मा लगाता है कोई नहीं लगाता, किसी की दाढ़ी होती है किसी की नहीं होती, सर ज्यादा तो कोई फर्क होता नहीं है। तो फिर वो ऐसा क्या देखते हैं जिसकी वजह से हम कहें कि यार हमारी इंडक्शन हो जाएगी और दूसरों की नहीं होगी? जूम पे भी अगर कोई आवाम कुछ कहना चाह रही है, कोई सवाल भेजना चाह रही है तो भेज दें। सर अगर बिग 4 में इंडक्शन ना हो तो सीए छोड़ दें? वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, ये तैयार बैठा हुआ है। यहाँ बिग 4 में नहीं हो, मैं केयू में अप्लाई कर दूंगा। रेफरेंस कितना मैटर करता है? सर 5 पेपर दिए हैं, रिजल्ट वेटिंग है, फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए। हाउ कैन वी यूटिलाइज आवर फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकल्स इफेक्टिवली फॉर आवर फाइनल पेपर्स? ये भी जबरदस्त सवाल है कि सर वो 1 साल कैसे करना चाहिए। कितने लोगों के इसमें पेपर कॉम्बिनेशन का सवाल है? हाथ उठाएं। कितने लोग पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में सोच रहे हैं कि फाइनल के पेपर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। यहाँ कोई सवाल कह रहा था? क्यूसीआर क्या होता है? जो कैटेगरीज बनी हुई है, ये कैटेगरीज क्या चीज है? चलो जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। अब आते हैं थोड़ा सा इस चीज के पूरे इंट्रोडक्शन के ऊपर कि इंडक्शन और आर्टिकलशिप का प्रोसेस है क्या। प्रोग्राम का फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा होगा, 6 बजे तक हमारा सेशन है, सही है? जब तक हमारे दोनों स्पीकर्स में से कोई आ नहीं जाता, मैं आपके ये तमाम सवालात को बिल्डअप करते हुए पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप। वो दोनों स्पीकर्स जैसे ही हमारे पास मौजूद होंगे यहाँ पर, हम उन्हें स्पीकिंग का मौका देंगे, सही? उनका एक स्पीकिंग का टाइम पीरियड होगा। कोशिश करो कि आपके पास नोट डाउन करने के लिए कोई चीज हो। ये बिल्कुल क्लास वाली बात हो जाती है कि हमें लगता है कि यार हमें ये याद रहेगा, नहीं याद रह पाता। अभी मैं गाड़ी चलाते हुए सर मुझसे फोन पे बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि यार ये इनका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा सर ये नाम है। मैंने कहा सर याद रहेगा। यकीन करें मैं कश्मीर रोड पे भूल गया कि क्या नाम था। आके मैंने दोबारा पूछा उनसे कि सर आपने पूरा नाम क्या बताया था, क्योंकि गेस्ट का नाम गलत लेना थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है।
स्कूल में पहली दफा मुझे बात करने का और प्रोग्राम को मॉडरेट करने का मौका मिला था, तो हमारी गेस्ट थी फौजिया खोरो साहिबा, तो मैंने उनका नाम ले लिया, मैंने उनका नाम वहां पे ले लिया था फौजिया खोरी। तो इतना बुरा लग गया था लोगों को कि यार इन्होंने नाम जज का जो है वो गलत ले लिया, चीफ गेस्ट का गलत, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने आके दोबारा इनसे पूछा कि यार नाम क्या है। तो इन सारी चीजों को जहन में रखने के लिए यू नीड टू राइट डाउन, और वो स्पीकर को भी बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है मेरी बातों को लिखा जा रहा है। आखिरी बार अल्लामा इकबाल और कायदे आजम के 14 नुकात लिखे गए, तो उसके बाद किसी ने कुछ लिखा नहीं है, तो लिखा जा रहा है मेरी बात को इंपॉर्टेंस मिली है, तो आपने लिखना है। क्वेश्चंस के लिए मैं फ्लोर ओपन करूंगा, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना है, एक पार्टनर लेवल का पर्सन आपके सामने खड़ा है, ये ना हो कि कोई एक सवाल पूछ रहा हो, दूसरा फोन में लगा हुआ और फिर वो वही सवाल रिपीट करे। आई वुडंट लेट द सेम क्वेश्चन बी आंसर्ड वंस अगेन, मैं नहीं उसको आंसर होने दूंगा, मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ, सही है। तो आपने क्वेश्चंस पे अटेंटिव रहना है। हमसे दोबारा आप पूछ लें, मसला नहीं है, हम सेशन के बाद भी मिल जाएंगे। मैं गेस्ट स्पीकर के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक। एक हमारे पास केपीएमजी के पार्टनर आने वाले हैं और एक हमारे पास यूसुफ आदिल की पार्टनर आने वाली है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम उनसे फेच आउट करना है, चीजें पूछनी है, और जितना फ्रूटफुल अपने लिए सेशन को बना सकते हैं उतना फ्रूटफुल बनाना है, ठीक है। अब हम बेसिक इंडक्शन वाली चीज को जो है वो स्टार्ट करते हैं, ताकि उनके आने से पहले हम अपनी चीजें जो है वो कवर कर लें। देखो, इंडक्शन का जो तुम्हारा प्रोसेस है, 3.5 साल 4 साल पीरियड, ये जो आपका फर्म के साथ होता है, इट्स बेसिकली ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट, जो आपके आईकैप के और ऑर्गेनाइजेशन के जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है इनके दरमियान है, ठीक है। इस इंडक्शन का टिपिकल प्रोसेस ये होता है कि आप एक टेस्ट से गुजरते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट लेना चाहती है, मिसाल के तौर पे कोई फर्म है या कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेस्ट नहीं लेना चाहती, तो टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, ठीक है। इंटरव्यू में बाज जगह पे एक इंटरव्यू हो जाता है, बाज जगह पे 2 इंटरव्यूज होते हैं। जहां पे एक इंटरव्यू होता है वो डायरेक्टली पार्टनर के साथ होता है, हु इज द साइनिंग अथॉरिटी, के यार हमने इस बच्चे को लेना है या नहीं लेना, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। एट द सेम टाइम, जो अगर 2 इंटरव्यूज होते हैं, तो नॉर्मली आपका पहला इंटरव्यू एचआर और मैनेजर की रिप्रेजेंटेटिव के साथ होगा, और दूसरा इंटरव्यू एट द सेम टाइम फर्म के पार्टनर के साथ होगा। ये दूसरा स्टेप है। इंटरव्यू के बाद आपको फाइनली ज्वाइनिंग की ऑफर आती है। अगर आप कैफ क्वालिफाई कर चुके हैं तो ये अग्रीमेंट साइन होगा। अगर नहीं कर चुके कैफ क्वालिफाई और एक आध पेपर खुदा न खास्ता आपका रह जाता है, तो वो उस कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन की सवाबदीद पर है कि वो आपको इंटर्नशिप का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं या नहीं करते। अगर मिसाल के तौर पर आपके पेपर्स ज्यादा हैं, न्यू प्रोजेक्ट के, यार मुझे 1 से 2 साल तकरीबन, 1 आध साल तकरीबन लग जाएगा इन सारे पेपर्स को ऑल टुगेदर क्लियर करने में, तो हो सकता है कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट भी ऑफर कर दें, क्या आप 1 साल के लिए हमारे पास एम्प्लॉय लग जाएं, जैसे ही आपके पेपर्स क्लियर हो आप एज ट्रेनी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये फर्क समझो, आर्टिकलशिप का कॉन्ट्रैक्ट 3.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक जगह पर स्टार्ट होता है, वहां चलता रहता है। एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कम पीरियड के लिए हो सकता है, उसमें आप क्वालिफाइड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आईकैप का ट्रेनीशिप, आर्टिकलशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी स्टार्ट होगा जब आप अपने कैफ के पेपर्स क्लियर कर चुके हैं। क्या बात में समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? कितने लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि सर ये जगह ज्वाइन कर लिया, वो जगह पसंद नहीं है, तो छोड़ के कहीं और जा सकते हैं? आता है ना जहन में सवाल? देखो, एक चीज होती है एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई फर्म 1 साल काम करने के बाद आपको एनओसी दे दे, कंडीशन 1। दूसरा, वो एनओसी जहां आप ज्वाइन करें वो एक्सेप्ट कर ले, कंडीशन 2, तो आपकी आर्टिकलशिप का कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म नहीं होगा, वो उसी पीरियड को आगे कंटिन्यू करेंगे आप। मिसाल के तौर पे मैंने ईवाई में 1 साल आर्टिकल्स की, मुझे जगह समझ में नहीं आई, मुझे केपीएमजी से ऑफर आ गई, मैं केपीएमजी गया। अब पहली कंडीशन की ईवाई मुझे एनओसी देता है, दूसरी कंडीशन की केपीएमजी वो एनओसी एक्सेप्ट करता है, तो मेरी रिमेनिंग आर्टिकल्स 2.5 साल की होगी, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से स्टार्ट होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से स्टार्ट होगा। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को 3.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट समझें। आज के दौर में एनओसी मिलना सिर्फ एक थियरी रह गया है। मैंने पिछले 2-2.5 साल 3 साल बल्कि 5-6 साल के अंदर कहीं भी नहीं देखा कि किसी को एनओसी मिली हो। अगर मिल भी जाती है तो दूसरी फर्म उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है नहीं आप हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सीखेंगे चीजें, आपकी नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड हो नहीं हो इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर कैफ तो क्लियर कर रहे हैं 1200 लोग, आर्टिकल्स की कैपेसिटी 40 फर्ग्यूसन 30 केपीएमजी, ईवाई कभी करता कभी नहीं करता, यूसुफ आदिल 50 कर आगे तो 150-200 लोग बनते हैं। तो ये बाकी आवाम जाएगी कहां पर? वो क्या करेगी? उनकी वो क्या बिग 4 को ढूंढे, बिग 4 के लिए वेट करे, कहीं और चले जाए, या वो इंडस्ट्री में आर्टिकल्स कर ले? ये वाले सारे सवाल आते हैं ना जहन में, उनको इन क्रूशियल क्वेश्चंस को पहले थोड़ा सा आंसर कर देते हैं। देखें,
अगर मिसाल के तौर पे आपका बिग फोर में नहीं होता, आपका जीडी में जीटी में हो जाता है, बीडीओ में हो जाता है या किसी और फर्म में हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ दरवाजे 100% बंद हो गए। आपको अगर वो जगह पसंद आ रही है, लोग पसंद आ रहे हैं, काम पसंद आ रहा है, क्लाइंट्स पसंद आ रहे हैं, आप वहां काम कंटिन्यू रखें, कोई ऐसी मस्ती वाली बात नहीं। बेशक आप अप्लाई करें, ट्राई करें, एक आध दफा दो दफा आपका कहीं पर हो जाता है, लेकिन अगर उस जगह पे आपके साथ कोई मिसबिहेवियर नहीं है, कोई बुरा एनवायरनमेंट नहीं है, कोई लर्निंग में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा, बिल्कुल आप सेटबैक नहीं फील कर रहे अपने आप को, तो फिर यू शुड कंटिन्यू ओवर देयर। मैंने बहुत सारे लोगों को अब ये करते हुए देखा है कि वो यूसुफ आदिल से, जीटी से, बीडीओ से आर्टिकल्स करके निकलते हैं, और जिस फर्म में भी, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस फर्म में भी वो डे वन पे जाना चाहते थे, वहां पर वो 1 साल की सुपरवाइजरी या असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर लेते उस नेटवर्क में रहकर। मिसाल के तौर पे किसी ने वीडियो में आर्टिकल्स की, वो चाहता था मैं केपीएमजी जाऊं, अब उसने आर्टिकल्स अपनी मुकम्मल कर ली, वो केपीएमजी में अप्लाई करे फॉर सुपरवाइजरी रोल और फॉर एन असिस्टेंट मैनेजरशिप, अगर वो क्वालिफाई हो गया है तो एम लग गया, सुपरवाइजर लग गया, 1 साल वहां पे गुजारे, वहां के एनवायरनमेंट में एक्वेंट हो जाए, अब वो उस एनवायरनमेंट की मदद से अगर बाहर निकलना चाह रहा है पाकिस्तान से तो बाहर जा सकता है, यहीं पे कंटिन्यू करना चाह रहा है तो यहीं पे कंटिन्यू कर सकता है। रही बात इंडस्ट्री में आर्टिकल्स करने की, तो ये याद रखो, फर्म में आपको हमेशा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, डिफरेंट कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर मिलेगा। इंडस्ट्री के अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि आप जब वहां जाते हैं आर्टिकल्स के लिए, तो अलावा 1-2 एंटिटीज के, सारी एंटिटीज आपको रोटेशन की इतनी जबरदस्त पॉलिसी प्रोवाइड नहीं करते कि आप थोड़ा टाइम सेल्स में लगाएं, थोड़ा टाइम प्रोडक्शन में लगाएं, थोड़ा टाइम ट्रेजरी में लगाएं, थोड़ा टाइम पेरोल, वो हर जगह आपको एक्सपोजर नहीं देंगे। मुमकिनात है कि आप 1 या 2 डिपार्टमेंट्स में ही काम करेंगे, और सितम ज़रीफ ही ये है कि जो ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये इस बात की कोई गारंटी भी नहीं देती कि ये आप आर्टिकल्स यहीं पे, आर्टिकल्स के बाद यहीं पे जॉब कर सकते हैं। दे वुड से कि उस वक्त देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि आपने ऑडिट नहीं किया तो ऑडिटिंग की अपनी फर्म खोलने का ऑप्शन बंद, एंटरप्रेन्योरियल करियर का एक ऑप्शन बंद हो जाता है। फिर दूसरा, आपने यहाँ ऑडिट नहीं किया तो ऑडिट के थ्रू बाहर मूव करना बड़ा आसान है, वो इंडस्ट्री के अंदर रह जाता है। फिर इंडस्ट्री इस बात की भी गारंटी नहीं लेती कि यार हम आपको जॉब पे रख लेंगे, तो वो पर्टिकुलरली एक तीसरा रिस्क फैक्टर उसके अंदर आ जाता है। तो कोई अगर इंडस्ट्री से आर्टिकल्स करना चाह रहा है तो बाय बुक तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड ये 2-3 चीजें वहां पर मिसिंग हैं, इस चीज को हमें जहन में रखना होगा। डू वी गेट इट एवरीबॉडी? बात समझ आ रही है? तो वहां पर वो रोटेशन की पॉलिसी, एक्सपीरियंस का रिच होना, ये सब चीजें इतनी ज्यादा प्रोमिनेंस के साथ आज मौजूद नहीं है। बाकायदा पास्ट में 1-2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां पर ट्रेनीज कंपनीज में गए, एक ही डिपार्टमेंट में 2 साल लगा दिए, उसके बाद जब आर्टिकल्स के करीब पहुंचे तो उसे वही डिपार्टमेंट का पता था। दैट्स इट। अपनी आर्टिकल्स की एग्जांपल एक एमबीबीएस के स्टूडेंट की तरह लो, जो बेसिक एमबीबीएस के अंदर पूरी बॉडी को स्टडी कर लेता है, फिर स्पेशलाइजेशन किसी एक जगह की कर लेता है। सर्जन की तरफ किसी को जाना है, किसी को फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेशलाइजेशन हो सकती है, मुझे नहीं इतने मुश्किल लफ्ज इनके याद, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये कि आपकी आर्टिकल्स भी यही रोल प्ले करे कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे बिट्स एंड पीसेस के बारे में पता हो। बेशक फिर उसका नाम बड़ा हो या नाम छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस हिसाब से क्वांटिटी कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बढ़ रही है, ये इंडस्ट्री में भी 6-8 साल बाद नॉर्म हो जाएगा कि जब वहां के लोग बिग फोर की सीरीज मांगना शुरू करेंगे तो उनको अच्छी सीरीज आएंगी, लेकिन वो बिग फोर की नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी ब्रीड यहाँ पे आर्टिकल्स कर रही है। समझ आ रही है बात? तो आपने कोशिश करनी है, अप्लाई करना है, अपनी मनचाही जो भी जगह पर आप जाना चाहते हैं वहां पर जाने की कोशिश करनी है, सारा कुछ करना है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कहीं और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो लोग अच्छे लगते हैं, जगह अच्छी लगती है, आप स्टार्ट कर दें वहां पर। तो स्टूडेंट्स में कहते हैं सर 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, अभी तुम जिंदगी के जिस स्टेज में हो, तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट में 6 महीने की क्या वैल्यू है, ये मुझे ऑनेस्टली बताओ। क्या इतनी बड़ी पिक्चर क्या हो जाएगी 6 महीने से, अगर 6 महीने खुदा ना खास्ता पीछे हो गए? मुझसे आज कोई नहीं पूछता सर आप कब पास हुए। हमारे एक सीनियर है माजिद अमीर, हम उनको प्यार से माजू कहते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त भी है हमारे और सीनियर भी हैं। वो बहुत लेट क्वालिफाई हुए, मेरे भी बाद हुए, मुझसे वो 4 साल सीनियर है, बट राइट नाउ ही इज वर्किंग विद डिलॉयट लंदन। कोई भी नहीं पूछ रहा वो कितनी अटेम्प्ट में पास हुए। ही इज वर्किंग, लिविंग अ गुड लाइफ ओवर देयर। अब तो शायद वो अपनी फैमिली भी वहां पे बुला चुके होंगे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि आपके ये 6 महीने सोते हुए आपकी जिंदगी की इनकम स्टेटमेंट में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं लेकर आएंगे। समझ आ रही है बात? कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं लेकर आएंगे। आपने सेम डिसीजन लेना है। ठीक है, कोई जगह आपको नहीं समझ में आ रही, आपको लग रहा है मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छी नहीं हो पाएगी, आपको मौका मिल रहा है, 6 महीने की कॉस्ट मत देखो। लेकिन मेरे बारे में ये मत मशहूर कर देना कि मैंने कहा एनओसी मिल जाएगी। मैंने स्टार्ट में ये बात कही है कि प्रैक्टिकली नहीं होता, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है।
पुरानी फर्म से रेजिग्नेशन दे के प्रॉपर एग्जिट लेके फिर नई जगह पे जाना पड़ता है और ये ऑल टुगेदर नया कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका जो पहले हुआ था। फिर कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर वो 26,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट के एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, आप वहीं रहें जहां आप थे। अगर 26,000 का नंबर आपके लिए बहुत बड़ा है, 3.5 साल की आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए पहले महीने क्वालिफिकेशन के बाद ये अमाउंट रिकवर कर लोगे। कब? पहले महीने, ये भी नहीं कि दूसरे तीसरे चौथे महीने, पहले महीने ये अमाउंट रिकवर हो जाएगा। तो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, इस 6 महीने को और इस कॉस्ट को इतना बड़ा हवा आपने नहीं बनाना है। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो इंडक्शन प्रोसेस के आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद इंटरव्यू, सीवी, ये सब बाद में आता है। दीज आर ऑपरेशनल मैटर्स। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ जाना है ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, और कहाँ जाना है ये दो ही चीजों से आइडेंटिफाई होता है, एक वहां के लोग, दूसरा वहां के क्लाइंट्स। वहां के क्लाइंट्स कैसे हैं, वहां के लोग कैसे हैं। कोई बात नहीं अगर कोई मीडियोकर लेवल की फर्म है, लेकिन अगर वहां के लोग अच्छे हैं, वहां के क्लाइंट्स अच्छे हैं, तो फिर रिलेटिवली कोई समस्या नहीं होगा। चलें जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आज 2 गेस्ट स्पीकर्स हमें यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, जो आपको आर्टिकलशिप के हवाले से और इन सारी चीजों के हवाले से गाइड करेंगे। हमारे पहले गेस्ट स्पीकर यहाँ पर आ चुके हैं, ज़ीशान ज़फर खान। ही इज बेसिकली पार्टनर एट KPMG। KPMG बिग 4 फर्म्स या बिग 3 फर्म्स पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेट कर रही हैं उनमें एक फर्म है, रेनाउंड फर्म। इसकी कोई इंट्रोडक्शन की कोई वो मोहताज नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। बैंकिंग सेक्टर से लेके डिफरेंट एडवाइजरी सर्विसेज KPMG की काफी हद तक आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक रेनाउंड सर्विसेज के एंगल में आती है। ज़ीशान साहब टैक्स डिपार्टमेंट में एज अ पार्टनर वहां पर जो है वो काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को आज इंडक्शन के हवाले से और इस पूरी आर्टिकलशिप की जर्नी के हवाले से गाइड करने के लिए आज यहाँ पर जो है वो मौजूद है। उन्होंने टाइम निकाला, वी आर रियली थैंकफुल टू हिम। मैं इन्हें स्टेज पर जो स्पीकिंग के लिए दावत देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये जरूर कहता हूँ कि जो भी ये पॉइंट्स बताएं आपने अपने पास उन्हें नोट डाउन करना है, फोकस के साथ अपने पास जो है वो उन्हें मौजूद रखना है। और चूंकि ही इज वर्किंग इन द टैक्स डिपार्टमेंट, आपने ये पूछना है कि बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर हम ऑडिट से हटके टैक्स के बारे में या एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे करियर के लिए पाकिस्तान में रहते हुए कैसा है। ठीक है, ज़ीशान साहब प्लीज आइए।